Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Let's have the Hindu analysis dated 1st November 2021. So, let's start today's discussion. The first article is about the review or the data stating GDP grew 8.4% in quarter 2, but the recovery appears patchy. Now, the GDP growth has been shown through a graph which is in the front of you, that India is likely to have a growth of double digit numbers. ठीक है, इट कैन बी ग्रोथ ऑफ अ डबल डिजिट नंबर. इट इज़ सस्पेक्टेड दैट कि ऐसा हो सकता है, बट करेंटली ग्रोथ हुआ है. कुछ कुछ सेक्टर्स में ग्रोथ नहीं हुआ है, कुछ कुछ सेक्टर्स के जो ग्राफ्स है वो अभी भी डिक्लाइनिंग शो में दिख रहे हैं. बट येस, इंडिया इज़ करेंटली इन द फेज ऑफ रिकवरी, वी कैन स्टेट दैट. So a double digit growth likely to be for 2021-22, and the year on year GDP growth rate during the July September quarter of first year financial year 21-22 stood at 8.4%. ये सस्पेक्ट पहले भी किया गया था कि जो पिछले साल 7.1% था वो ये साल 8 के अप्रॉक्स जाएगा. So India's gross domestic product GDP grew by 8.4% in July-September quarter compared to the last year, which was 7.4%. And the gross value added, that is GVA, rising 8.5, National Statistic Office said on Sunday. हमारा GVA जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो भी इंक्रीज हुआ है पहले से. फैक्टरिंग इन द फर्स्ट क्वार्टर GDP ग्रोथ ऑफ 20.1%, द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर हैज़ रिकॉर्डेड 13.7% ग्रोथ, and India is likely to be having a double digit growth in the GDP, क्योंकि हमारे सारे ही फैक्टर्स जो हैं वो ग्रोथ दिखा रहे हैं, ग्रोथ का सिंबल दे रहे हैं. इसकी वजह से ये एक अजम्पशंस किया है कि इट कैन बी अ डबल डिजिट ग्रोथ इन दी GDP. हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं उन्होंने मिस्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, उन्होंने ये बोला कि हम लोग अभी फ़िलहाल रिकवरी फेज़ में है, प्रोसेस में है कंटिन्यूसली. सो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन हैव अ ग्रोथ ऑफ डबल डिजिट. So economists, however, were not fully convinced about the extent and durability of the recovery and reacted with the क्वेश्चन. ऑब्वियसली एवरी कॉइन हैज़ अ टू साइड. कुछ लोगों ने इसे सपोर्ट किया बट कुछ लोगों ने इसे अपोज किया, स्टेटिंग दैट दो द एब्सोल्यूट GDP इन द सेकेंड क्वार्टर वॉज हायर. डिफरेंस इन लोगों ने बताया 0.3% का डिफरेंस है, हायर है पैंडमिक के सिचुएशन से. बट स्टिल देर आर सम ऑफ द एरियाज जो कि आप लोग के टेंशन के लिए है, या देर आर स्टिल सम ऑफ द एरिया जिसमें आपको वर्क करने की ज़रूरी है. वो सम ऑफ द एरियाज क्या है वो अभी हम नेक्स्ट आर्टिकल में देखेंगे. दैट इज़ द कोर सेक्टर ग्रोथ रीबाउंड्स. हमारा जो कोर सेक्टर है उसमें अभी भी कोई ऐसा ग्रोथ नहीं दिख रहा है जिसको इकोनॉमिस्ट ने बोला है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न. आप पूरी तरह ये नहीं बोल सकते कि हमारी इकोनॉमी अच्छे से जा रही है, डबल डिजिट में जाएगी ही जाएगी. अगर हमारा कोर सेक्टर फंक्शन नहीं करेगा तो इट कैन बी डिग्रेडेड ऑल्सो. India's core sector output growth accelerated in October with an index of 8 core industries expanding 7.5% on the back of the increase in the production of cement, coal, refineries product, electricity, and it was estimated that इट वॉज रिवाइज टू 4.5. तो पहला एस्टिमेशन ये था कि इनका ग्रोथ रेट जो होगा, हमारे जो 8 कोर सेक्टर्स हैं वो उसका ग्रोथ रेट 7.8 बोला गया था, बट उसको अगेन रिवाइज करके 4.5 दिखाया. दैट मीन्स कहीं ना कहीं इकोनॉमी अभी भी बहुत वे बैक है, क्योंकि यूजुअली हम जब स्पेक्यूलेशन करते हैं वी गो फॉर अपर साइड, बट यहाँ पर हम उसको डिक्रीज़ कर रहे हैं, या फिर वो भी जो स्पेक्यूलेशन किया उसको एस्टिमेशन को डाउन कर रहे हैं. ऑल दी सेक्टर्स All the sectors except for crude oil recorded positive on the year records in October, and output in October was 7.3% higher than the September's. And the 8 core sectors together account for 40.27% of the weight,
आइटम इंक्लूडिंग इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जो हमारा IIP है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसमें उसके जितने भी हमारे 8 कोर सेक्टर्स हैं, सिर्फ एक क्रूड ऑयल को छोड़कर पहले जो है सभी बाकी के जो हमारे सेक्टर्स थे उन्होंने पॉजिटिव नंबर्स दिखाया था, और नंबर्स ऑब्वियसली पॉजिटिव थे बट उतना डिफरेंस नहीं दिखा था हमें। So the growth in steel output, however, slowed to the 11th month low in 0.9%, marking a 6th successful month deceleration. So कोल का भी बोला कि इंक्रीज होके डिक्रीज होने लगा, वही कोल और इसको सॉरी वो स्टील का था इंक्रीज होकर डिक्रीज वाला फैक्टर। कोल, सीमेंट प्रोडक्शंस और ये सब जो थे वो लोग 14.6% एंड 14.5% का ग्रोथ था। इलेक्ट्रिसिटी का 2.8% ग्रोथ हुआ, रेट गया, बट उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी में 0.8% का फॉल भी आया था। सो सभी सेक्टर्स में ये नोटिस हो रहा था कि देयर वाज अ इंक्रीज बट अगेन इट वाज अ फॉल. So the diversion in the double-digit growth of the cements with the marginal rise in the steel is a reflective work, and the overall growth of 7.5% was higher than expected. क्योंकि जिस हिसाब से हमारा हर एक सेक्टर का ग्रोथ और फॉल दिख रहा था, ये एस्टिमेशन करना कि 7.5% का भी ग्रोथ होगा, दैट वाज एन दैट वाज नॉट इमेजिन कि ऐसा नंबर्स हो सकता है. So 7.5% भी जो हुआ, it was an unexpected growth, with the 22% contraction in an auto output likely to drag October's IIP growth to be lower than 2.5%. Ms. Nair reckoned that core sector growth would likely to slow in November to less than 5%. So अब तक यही estimated है कि core sectors का जो growth है और नीचे या और slow down होने वाला है. देखते हैं कि दिसंबर ख़त्म होते होते क्या डिफरेंस आता है. तो एक तरफ हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होने पे दिख रही है, दूसरी तरफ हमारा कोर सेक्टर ही डिग्रेडेड दिख रहा है हमें. नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द 5G सब्सक्रिप्शन. इंडिया 5G सब्सक्रिप्शंस टू रीच 500 मिलियन बाय 2027. 4G टू स्टे डोमिनेंट बट विटनेस अ ड्रॉप. इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में 5G नेटवर्क लाना या उस पर वर्क करना इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट. मुश्किल से तो लोगों ने 4G अपनाना स्टार्ट किया, बिकॉज इफ़ 5G नेटवर्क की अगर आप बात करें, यू नीड दैट मच ऑफ कनेक्शंस, उतने लेवल ऑफ इंटरनेट जो पावर होते हैं सक्षम्स वो होने चाहिए. बट इंडिया इज स्पीकिंग कि इंडिया में भी 5G नेटवर्क आएगा. एंड यस, अगर मैं बात करूं, अगर 2% के चांसेस हैं तो 80 या 98% के चांसेस नहीं भी हो सकते, बिकॉज इंडिया का सबसे पहली बड़ी क्राउड इतनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, उस लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के पास अभी नहीं है जो कि उनको दे सके, उतना लेवल ऑफ कनेक्शन नहीं है. बट येस, इट इज़ एन एस्टिमेशन कि 2027 तक इंडिया को भी 5G सब्सक्रिप्शंस आएगा अच्छे नंबर पर, दो अभी बहुत लोग यूज़ करते हैं 5G को. द फिफ्थ generation telecom services are likely to account to 39% of the mobile subscriptions, about 500 million subscriptions in 2027, according to the report by Ericsson. The Ericsson Mobility Report added that the total number of the smartphone subscription is expected to 810 million at the end of 2021 and is projected to grow at the compound annual growth of 7%, exceeding the 1.2 billion. क्योंकि पैंडमिक के टाइम पर ज़्यादा लोगों ने डिजिटलाइजेशन प्रेफर किया, स्कूल्स एंड सब जगह पे ऑनलाइन चीज़ें स्टार्ट हुई हैं. देयरफॉर वी कैन से कि 2021 में हमारे ऑनलाइन या फिर इंटरनेट सब्सक्रिप्शंस इतने बड़े हैं. Smartphone subscriptions accounted for 70% of the total mobile subscriptions and projected to constitute around 94% by 2027, driven by the rapid smartphones adoptions in the country, it said, adding that 4G is expected to remain a dominant technology in India. However, 4G subscriptions are forecast to drop from 790 to 710 in 2021.
क्योंकि ऑब्वियसली अपग्रेडेड वर्जन अगर आएगा तो पीपल विल मूव फॉर इट, एंड सो दे कैन बी डिक्लाइन ऑफ 4G नेटवर्क यूजर्स इन इंडिया. Thus 4G subscriptions are expected to reduce from 68% of mobile subscriptions to 55% in 2027. सो ये एक एस्टिमेशन है फिलहाल कि ऐसा चीज़ हो सकता है. वी कांट से प्रॉपरली कि एक्चुअल चीज़ क्या है. लेट्स सी, देखते हैं. अभी तो एक सिर्फ डेटा प्रोवाइड किया कि ऐसी चीज़ें भी हो सकती है. नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू द इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन. रशिया हैज़ अ रेड लाइन ऑन यूक्रेन, पुतिन. अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री अगर मैं बताऊं, सो अगर आप लोग मैप देखोगे रशिया, अगर हम लोग पहले जब हिस्ट्री में हम USSR बोलते थे एंड आज हम उसको रशिया बोलते हैं, राइट. वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब अगर आप मैप देखोगे, एक सेकेंड, अगर ये ऐसा मैप है तो पहले का जो USSR था, इट हैड मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज टुगेदर. धीरे धीरे लोगों ने अपना अपना डिवाइड करना स्टार्ट किया, खुद का नेशन करना स्टार्ट किया. करते 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 जो हमारा एक पार्ट बचा उसको हम रशिया बोलते हैं. उस टाइम पर USSR के टाइम पर USSR का पार्ट था यूक्रेन भी. एंड आज भी ये चीज़ नोटिस किया जाता है कि रशिया ने हमेशा से यूक्रेन पे खुद का डोमिनेशन रखा है. दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक छोटी सी सिटी है जिसको हम लोग क्रीमिया बोलते हैं. उस पर दोनों कंट्रीज़ का हमेशा से केओस रहा है. नाउ रीसेंट कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ हुआ क्या था, रिसेंटली ये नोटिस किया गया था कि रशिया ने अपने मिलिट्री ट्रूप्स जो है और जो अपने वॉरफेयर्स हैं वो ईस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ यूक्रेन पे बढ़ा दिए थे. ठीक है. एंड इट वाज अ डेंजर सिग्नल फॉर यूक्रेन ऑल्सो. कभी भी अटैक कर सकते हैं, कभी भी कंट्रोल कर सकते हैं. वैसे हमेशा से रशिया ने इन्वेड करने की कोशिश की है, लाइन बढ़ाने की कोशिश की है. सो थक हार कर यूक्रेन के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा एंड दे सॉर्टेड टू टेक द हेल्प फ्रॉम नाटो एंड US, जिसके वजह से नाटो ने हेल्प में क्या किया, उन्होंने भी ईस्टर्न बॉर्डर्स में अपने मिलिट्री ट्रूप्स लगा दिए US के हेल्प में. एंड नाउ रशिया का ये बोलना है कि यूक्रेन पे ये चीज़ अगर आप करेंगे तो इट इज़ अ या हम बोल सकते हैं एक डेंजर सिग्नल फॉर अस, खुद को बचाने के लिए. तो पहले हम आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल में क्या बताया है. देन प्रॉपर हम दोनों के चैलेंजेस देखेंगे, कंट्री के क्या फ़ायदा है क्या फ़ायदे नहीं है. So, sorry. Russian President Mr. Putin on Tuesday strongly warned NATO against the deploying its troops and weapons to Ukraine, saying that it represents a red line on Russia and would trigger a strong response. So अगर आप ऐसे कुछ सिचुएशन कर रहे हो तो it can be a dreadful situation future में. So, commenting on the Western concern about Russia's allegedly intentions to invade Ukraine, he said that Moscow is equally worried about NATO's drill near बॉर्डर. अपना कंसर्न वो जता रहे हैं कि इट इज़ अ कंसर्न कि अगर आप बॉर्डर्स पे ये ट्रूप्स रख रहे तो एक इशू हो सकता है. हम ऐसा नहीं कि हम अटैक ही सोच रहे हैं, बट इट इज़ अ कंसर्न फॉर अस ऑल्सो. Speaking to participate of an online investment forum, Russian president said NATO's eastward expansion has threatened Moscow's core security internals. He expressed the concern that NATO could eventually use Ukraine's territory to deploy the missiles capable of reaching Russia's command. उन्होंने ये बोला कि नाटो के पास वैसे मिसाइल्स है कि अगर वो लोग वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे तो रशिया के लिए वो रशिया को एक कंसर्न या रशिया के लिए एक वो थ्रेट होगा. उसी चीज़ को जोड़ते हुए उन्होंने ये भी बताया कि रशिया ने भी अपना एक मिसाइल तैयार किया है, हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसको जिक्रोम बोला जाता है, जिरकॉम मिसाइल बोला जाता है. एंड नेक्स्ट ईयर 2022 के अर्ली मंथ्स में उसको डिप्लॉय किया जाएगा. सो अपना एक तरीके से तैयारी भी दिखा रहे हैं वो. सो व्हाट वी शुड डू, मिस्टर म्यूटिन सेड,
Putin said, we should need to develop something similar to target to those who threaten us, and we can even do it now. He said that now the hypersonic missile that is said to be entered into service of Russian Navy early next year is reaching to a comparable time, and it would only need 5 minutes to reach to those of the orders. So the Zircon hypersonic cruise missile is capable of flying 9 times by the speed of the range of 1000 kilometers. Meanwhile, US warned on Tuesday of the serious consequences of any renewed Russian aggression as NATO met to disclose the Moscow's intention. So, U.S. Secretary of the State Antonio Blinken, due to the brief of 29 NATO counterpart on U.S. intelligence picture of Group Eastern Ukraine, at the new conference before the meeting, Mr. Blinken explained the alarm of unusual situation or movements of Russia. So, दोनों मतलब मिस्टर प्यूटिन ने एक तरह से ये चीज़ बता दिया कि अगर आप कोई भी तरीके का सिचुएशन करोगे, हमारे पास भी हमारा न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल्स तैयार है ऐसे कुछ सिचुएशंस के लिए. सो आर्टिकल बता दिया. अब प्रॉपर हम न्यूज़ देखते हैं या इसके बारे में प्रॉपर हिस्ट्री पढ़ते हैं कि चीज़ें है क्या. सो रिसेंटली मैंने जैसे आपको बताया कि रशिया ने क्या किया है ईस्टर्न यूक्रेन के पास, क्योंकि दोनों के बीच में जो है 2014 से ही ऐसे इश्यूज़ हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में विद द एनेक्सेशन ऑफ जो कंट्री मैंने बोला एक आइलैंड है ये क्रीमिया, क्योंकि रशिया ने हमेशा से अपने बॉर्डर में दिखाया क्रीमिया उनका पार्ट है, वेरएज अगर आप ज्योग्राफी के लिए देखोगे तो यूक्रेन का पार्ट की तरफ आता है क्रीमिया. सो जिसके वजह से 2014 से ही हमेशा से टेंशन रहा है. ठीक है, और उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया है इस चीज़ को लेकर. फिर रिसेंटली हमने देखा मॉस्को ने क्या किया, 1000 ऑफ ट्रुप्स को जो है ईस्टर्न यूक्रेन बॉर्डर्स पे ला दिया. ठीक है, और ये बॉर्डर्स पे लाने के बाद उन्होंने क्या किया, ब्लैक सी के तरफ एनेक्सेशन स्टार्ट कर दिया, जिसके वजह से यूक्रेन को एक टेंशन था एंड देयरफॉर यूक्रेन के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा. दे वेंट टू नाटो एंड यूएस फॉर दी हेल्प. नाटो ने क्या किया, डीलिंग विथ रशिया अ पावरफुल एंड अनप्रेडिक्टेबल नेबर, उन्होंने भी मिलिट्री सपोर्ट लगा दिया वहाँ पे. ठीक है, उसी के साथ उन्होंने कंटिन्यू किया पॉलिटिकल एंड प्रैक्टिकल सपोर्ट दिया यूक्रेन को जब भी ज़रूरत थी. द क्वेश्चन दो इज़ हाउ द नाटो अलायंस कैन गो इन सपोर्ट गिवन द यूक्रेन हैज़ नॉट येट मेंबरशिप, क्योंकि नाटो यूक्रेन जो है नाटो का मेंबर नहीं है. तो ये क्वेश्चन भी उठाया गया था कि नाटो के मेंबर नहीं हो फिर भी देन ऑल्सो यू आर हेल्पिंग इट. बट 2020 में जून में नाटो ने यूक्रेन को एक एनहांस अपॉर्चुनिटी पार्टनर बनाया था. ठीक है, एनहांस अपॉर्चुनिटी पार्टनर्स आर लाइक दे आर नॉट द परमानेंट पार्टनर्स और मेंबर्स, बट अगर ऐसे कुछ सिचुएशंस आए तो दे कैन हेल्प ईच अदर. तो जून 2020 में यूक्रेन के साथ ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, जॉर्जिया, जॉर्डन एंड स्वीडन इनको जो है एनहांस अपॉर्चुनिटी पार्टनर बनाया था, जिसके वजह से कभी भी अगर करंट टेंशन होगा तो नाटो कैन हेल्प देम, जिसके वजह से नाटो इज़ करेंटली हेल्पिंग देम. अब अगर यूएस की बात करें, सो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया कि जो मिलिट्री सपोर्ट उन्होंने भी प्रोवाइड की प्रॉपर सोवरेनिटी के साथ. ठीक है, इसी के साथ टर्की ने भी उनकी मदद की है यूक्रेन की. कैसे, तो ये जो टेंशन है उन दोनों के बीच में उसके लिए रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व एज अ मीडिएटर एज अ नेगोशिएटर का काम करने की कोशिश कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज़ द की कंसर्न ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, द कॉर्नर स्टोन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इज़ इन इनसफिशिएंट कम्युनिकेशन. बिकॉज कभी भी आपने नोटिस किया होगा दोनों ही कंट्रीज़ ने कभी नेगोशिएशन करने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ता गया एंड नाउ द सिचुएशन इज़ लाइक दे बोथ आर एनिमी सिचुएशन बन चुके हैं दोनों के बीच में. एक लौता हम बोल सकते हैं कि सिचुएशन ठीक करने का ये है कि इफ़ दे कैन हैव अ प्रॉपर नेगोशिएशन कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, आई थिंक सो देन ओनली द सिचुएशन कैन बी सॉल्व्ड और दोनों कंट्रीज़ पीसफुली अपने कंट्रीज़ को संभाल सकते हैं, दोनों गवर्नमेंट पीसफुली अपने कंट्रीज़ पे ध्यान रख सकते हैं. सो दैट इज़ अबाउट रशिया यूक्रेन. रेड लाइन जो भी इशू है, अगर आप आंसर राइटिंग करते हो रशिया के इन्फ्लुएंस को लेके, रशिया के पावर को लेके, तो ये सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हो. क्या क्रिटिक्स का भी लिख रहे हो तो यू कैन यूज़ द इशू ऑफ यूक्रेन. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज़
पेंटागन रिव्यूज यूएस पोस्चर टुवर्ड्स चाइना। पेंटागन, जैसे कि पेंटागन हमें पता है जो यूएस का मिलिट्री फोर्स है, मिलिट्री ऑफिस है, उसको पेंटागन बुलाया जाता है बिकॉज यूएस का जो मिलिट्री ऑफिस है इट इज़ इन शेप ऑफ पेंटागन, देयरफॉर उसका नाम है। और पेंटागन ने क्या बोला है, चाइना का जो रोल है उसको रिव्यू करने की बात की है उन्होंने। US military will reinforce the deployments and bases directed at China and Russia while maintaining the forces in the Western Asian adequate to deter the Iraq and jihadi group. The US Defense Department will be upgrading and expanding the military facilities in Australia, Guam, जो हमारा न्यूजीलैंड का पार्ट है, Guam and Australia, and to so that कि चाइना का एक डिफेंस राइवल बन सके या फिर इंडियन ओशन की तरफ जो है अपनी पोजीशन बढ़ा सके. So the detail of the global posture review commissioned by the President Mr. Joe Biden government early this year would remain a classified official. The move comes in the wake of the formation of new, जो अभी AUKUS बना, इस मूव के अंडर वो लोग ये डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं या खुद का जो पार्टिसिपेशन है इंडियन ओशन में बढ़ाने की बात कर रहे हैं. सो बिकॉज दे वांट टू, हम बोल सकते हैं, टैकल द पैक्ट ऑफ चाइना. ठीक है, चाइना इज़ बिल्डिंग देयर ओन नेवी, टेस्टिंग देयर मिसाइल्स. तो वो सब चीज़ को टैकल करने के लिए यूएस ने बोला है कि दे विल इंक्रीज देयर इन्वॉल्वमेंट इन द इंडियन ओशन बाय डिप्लॉयटिंग द mechanism. This pact was formed as Beijing solidified its control over the disputed South China Sea. So the review direct additional cooperation with the allies and partners across the advance initiative between the China and North Korea threat. So उस चीज़ से बचने के लिए या बोल सकते हैं उस चीज़ के अगेंस्ट एक डिफेंस राइवल बनाने के लिए यूएस इज़ रेडी टू वर्क एंड दे आर ट्राइंग टू डेवलप देयर मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू इट. सो आई होप सो आज का आर्टिकल आपको क्लियरली समझा होगा. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.